हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी। क्लास 12 की एनसीईआरटी आज हम बात करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी का बात करने जा रहे हैं। और ये आपका चैप्टर नंबर 2 होने वाला है, चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, और ये किसके लिए है? क्लास 12 के लिए है। कुछ वीडियो हमने और भी बनाया है चैप्टर 1 के लिए, आप उसको जरूर देख लें। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक है विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व तथा वृद्धि। तो आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखे हैं विश्व की जनसंख्या। पहले आप समझिए कि जनसंख्या क्या होता है। किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग, ध्यान समझिएगा, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग की संख्या को जनसंख्या बोलते हैं। अब अगर आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, वितरण, यहाँ वर्ड लिखिए वितरण। वितरण का मतलब क्या है? जब आपको ये चैप्टर हम डिटेल में पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वितरण कहने का अर्थ ये हुआ कि जो विश्व है, पूरी दुनिया है, उसमें कैसे क्षेत्र में लोग अधिक जनसंख्या निवास कर रही है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास कर रही है, या फिर मैदानी क्षेत्रों में, या फिर हम बोल सकते हैं कि पठारी क्षेत्रों में। ठीक है, जहाँ पर जल की उपलब्धता है, ठीक है, जहाँ पर उत्तम जलवायु है, कैसे क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है, वितरण का मतलब हुआ। फिर यहाँ पर लिखा है घनत्व। अब घनत्व क्या है? ठीक है, समझते हैं। घनत्व प्रति हजार किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। यानी कि एक हजार स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, कितने लोग रह रहे हैं। अगर अधिक लोग रह रहे हैं तो जनसंख्या घनत्व अधिक है, अगर कम लोग रह रहे हैं तो हम बोलेंगे कि जनसंख्या घनत्व कम है। ठीक है, अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे। इसके बाद है वृद्धि। अच्छा, जनसंख्या वृद्धि आपसे पूछें तो क्या बोलिएगा? तो आपको बोलना है सर, सिंपल वर्ड है, किसी दो विशेष अंतरालों में, किसी विशेष दो अवधियों में। जैसे हम बोले 2012 से 14, ये दो अंतराल हो गया। ठीक है, दो अंतरालों के मध्य, किसी विशेष दो अंतरालों के मध्य, दो अंतरालों के मध्य, ये विशेष अवधि हो गया। हम 12 से 14 लिए हैं, आप कोई भी ले लीजिए, 22 से 23 ले लीजिए, 24 से 25 ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो किसी विशेष अंतराल में बढ़ने वाले लोगों की संख्या को, ध्यान दीजिएगा, किसी विशेष अंतराल में बढ़ने वाले लोगों की संख्या को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, विशेष अंतराल में, ठीक है, विशेष अंतराल क्या? 12 से 14, इसमें जो जनसंख्या में जो परिवर्तन आया वही क्या है? वृद्धि है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वृद्धि का मतलब बढ़ना नहीं होता है। ठीक है, वृद्धि का मतलब बढ़ना घटना दोनों हो सकता है। आप बढ़िया समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। वृद्धि का मतलब घटना बढ़ना दोनों हो सकता है, लेकिन हम क्या बता रहे? विशेष दो अंतराल में जनसंख्या में परिवर्तन होगा। फिर समझिए, विशेष दो अंतराल में जनसंख्या में परिवर्तन होगा। जनसंख्या बढ़ भी सकता है, जनसंख्या घट भी सकता है। ठीक है, अब आपको चैप्टर का नाम तो जरूर समझ में आ गया होगा कि विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व तथा वृद्धि। इतना तो जरूर क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना? हम लोग अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये तो स्टार्ट ही हो गया था, बस ऐसे आपको चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग बता दिए। चलिए अब हम लोग चैप्टर के बारे में समझते हैं। देखिए, हम लोग जो है एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं जी? एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। तो हम लोग का जो एशिया कॉन्टिनेंट है, कहते हैं कि एशिया जो कॉन्टिनेंट है, एशिया जो हम लोग का महाद्वीप है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है। एशिया कॉन्टिनेंट में जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। अब हम लोग देखिए ना, भारत का बात करिए तो भारत जो है, जनसंख्या का बात करें, पॉपुलेशन का बात करें, तो भारत का जो प्लेस है वो चीन के बाद कहाँ पर आता है? सेकेंड स्थान पर आता है। कौन सा प्लेस पर आता है? सेकेंड। और फर्स्ट प्लेस पर कौन आता है? तो आपका फर्स्ट प्लेस पे जो है वो आता है चाइना। कौन आता है? चाइना। ठीक है, तो भारत का प्लेस क्या है? दूसरा है जनसंख्या में, और चाइना क्या है? सबसे आगे है। तो हम बात करें कि एशिया जो कॉन्टिनेंट है, इसमें जनसंख्या बहुत ही अधिक है। ठीक है, यहीं पर एक बहुत विद्वान व्यक्ति है, प्रोफेसर है, उनका नाम है जॉर्ज बी क्रेशी। क्या नाम है? जॉर्ज बी क्रेशी। इनका कहना है, जॉर्ज बी क्रेशी का कहना है कि विश्व की कुल जनसंख्या का 90%, ध्यान समझिएगा, विश्व की कुल जनसंख्या का 90% बोला जा रहा है कि 90% जो जनसंख्या है विश्व का,
वो 10% स्थल पर निवास करती है। एक बार फिर से, विश्व की कुल जनसंख्या का 90% जनसंख्या वो जो है 10% क्षेत्रफल निवास करती है। देखिए जॉर्ज बी क्रेसी क्या लिखते हैं, पढ़ के सुनाते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 90% भाग समस्त स्थलीय भाग के केवल 10% भाग पर निवास करती है, यानी कि 90% जनसंख्या, ठीक है, 90%, विश्व का टोटल 90% जनसंख्या जो है 10% स्थल पर क्या कर रही है, बोलिएगा सर क्या कर रही है, निवास कर रही है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं। अच्छा कौन बोले थे आप लोग बताइए, अभी जस्ट बताएं। जॉर्ज बी क्रेसी, जॉर्ज बी क्रेसी, ठीक है, कौन बताए थे, जॉर्ज बी क्रेसी। अभी क्या बताए थे हम लिख लेते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। फर्स्ट प्लेस पे चाइना है और सेकंड प्लेस पे क्या है, इंडिया। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब इनका क्या स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी कॉपी पेन निकालिए और आप लोग भी लिखना शुरू करिए। लिखे एशिया ऐसे, इनका है कौन क्या बोले हैं समझते हैं ध्यान से, पहले लिख लेते हैं ना। विश्व की कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग, जनसंख्या का लगभग 90% सॉरी 90% भाग, भाग समस्त, भाग समस्त, समस्त स्थलीय, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 90% भाग समस्त स्थलीय भाग के केवल, भाग के केवल 10% भाग पर, भाग पर निवास, भाग पर निवास करता है। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इनका स्टेटमेंट है क्या। देखिए इनका कहना है कि विश्व की कुल जनसंख्या का, दुनिया का कुल जनसंख्या का लगभग 90% जो जनसंख्या है वो समस्त स्थलीय भाग के केवल, मतलब स्थलीय भाग बोले तो 100% स्थल में मात्र 10% स्थल पर निवास करती है। देख रहे हैं जॉर्ज बी क्रेसी क्या बोलना चाह रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। वो बोलना चाह रहे हैं कि विश्व की कुल 90% जनसंख्या, ठीक है, वो समस्त विश्व की कुल 90% जनसंख्या जो है, टोटल विश्व में जितने कंट्री आते हैं उसके 90% जो जनसंख्या है वो मात्र 10% भाग पर निवास करती है। ये बहुत बड़ी बात है। फिर इन्होंने एक बात और कहा, उसको भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। क्या कहा, इसको हम ऐसे हैशटैग बना करके लिखते हैं, ठीक है। आप लोग भी इसको नोट डाउन करिए कॉपी में। इनका कहना है कि एशिया ऐसे, एशिया ऐसे, एशिया ऐसे बहुत अधिक हैं, एशिया क्षेत्र, एशिया ऐसे नहीं, एशिया क्षेत्र, एशिया क्षेत्र, एशिया क्षेत्र, एशिया में ऐसे क्षेत्र बहुत अधिक है, सॉरी मिस्टेक हो जाए, एशिया में ऐसे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र अधिक हैं। ये थोड़ा स्टेटमेंट है ना, बहुत टेढ़ा है, तो हम लोग को समझना होगा अच्छे से। क्या लिखे, ऐसे क्षेत्र बहुत अधिक है जहां जनसंख्या कम है, जहां, जहां जनसंख्या, जहां जनसंख्या कम है, जहां जनसंख्या कम है, तथा ऐसे क्षेत्र कम हैं, तथा, तथा ऐसे, तथा ऐसे क्षेत्र कम हैं, तथा ऐसे क्षेत्र कम हैं, तथा ऐसे क्षेत्र कम हैं जहां जनसंख्या अधिक है, जहां जनसंख्या अधिक है, अधिक है। अब देखिए ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है बहुत टेढ़ा स्टेटमेंट है।
कई लोगों को तो ये स्टेटमेंट समझ में ही नहीं आएगा कि सर आप बोलना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट काफ़ी टेढ़ा है। तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि आप जो है इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ पाएं। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा। एशिया में ऐसे क्षेत्र बहुत अधिक है, बोल रहा है एशिया कॉन्टिनेंट में ऐसा क्षेत्र बहुत अधिक है जहां जनसंख्या कम है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा क्षेत्र है जहां जनसंख्या कम है, जहां जनसंख्या कम है। एशिया में ऐसे क्षेत्र अधिक है जहां जनसंख्या कम है, तथा ऐसे क्षेत्र कम है जहां जनसंख्या अधिक है। ये तो वही बात हो जा रहा है जी, एक बार मिला लें। 1 मिनट रुक जाइए। एशिया में ऐसे क्षेत्र बहुत अधिक है, एशिया में ऐसे क्षेत्र बहुत अधिक है जहां जनसंख्या कम है, जहां जनसंख्या कम है। ठीक है, तथा ऐसे क्षेत्र कम है, तथा ऐसे क्षेत्र कम है जहां जनसंख्या अधिक है। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जॉर्ज बी क्रेशी का है। बोल रहे एशिया में ऐसे क्षेत्र अधिक हैं जहां जनसंख्या कम है। ऐसा क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या क्या है, कम है, तथा ऐसे क्षेत्र कम है जहां पर जनसंख्या अधिक है। मतलब ऐसा क्षेत्र कम है जहां पर जनसंख्या क्या है, अधिक है। ये स्टेटमेंट किनका है, जॉर्ज बी क्रेशी का। किनका स्टेटमेंट है जी, जॉर्ज बी क्रेशी का। तो इनका स्टेटमेंट आपका क्लियर हो गया होगा। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं आप लोग को याद करना है। ये एग्जाम में कई बार 12th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इस स्टेटमेंट को आप लोग जो है याद कर लीजिए। ठीक है ना, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी अगर बुक है तो थोड़ा हम दिखा देते हैं। आप लोग को कैमरा में दिख रहा होगा, दिख रहा है, देखिए तो देखिए। अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक है तो खोल लेंगे। मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत कक्षा 12th के लिए पाठ्य पुस्तक दिख रहा है आप लोग को, तो ये खोल लेंगे। यही बुक है आप लोग का क्लास 12th के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग का आगे जो टॉपिक अगर हम बात करें तो इसमें एक डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें आप ध्यान से देखिएगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें देखिएगा कि एशिया में यहाँ पर देखिए कि चाइना को जो है सबसे आगे दिखाया जा रहा है, कुछ इस तरह से डायग्राम है। और इसमें जनसंख्या में सबसे पहले चीन को दिखाया जा रहा है, और भारत इससे थोड़ा क्या दिखा रहा है, कम दिखा रहा है, थोड़ा कम। यानी कि हम बोल सकते हैं कि आपका जो कॉन्टिनेंट है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया जो कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट की ही बात हो रही है ना, एशिया कॉन्टिनेंट। इसमें सबसे आगे जनसंख्या में कौन है, चीन है, और दूसरा प्लेस पर कौन है, भारत। एक बार फिर समझिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन सा है, चीन, और नेक्स्ट प्लेस पर कौन सा है, भारत। आप लोग को इस चीज को जरूर याद रखना है, तो याद रखना है। ठीक है, और फिर बोला जा रहा है कि क्या हुआ कि 21वीं शताब्दी में क्या हो गया कि विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ क्या है, 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। अब आप देख रहे हैं जनसंख्या कितना ज्यादा यहाँ पर बढ़ रहा है। 21वीं शताब्दी विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक अंकित की गई। देखिए 21वीं शताब्दी में क्या हो गया कि यहाँ पर विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक अंकित किया गया। यानी कि इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो जनसंख्या है वो बहुत ही फास्ट क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, अगर हम भारत का बात कर ले तो भारत देख लीजिए, भारत जनसंख्या की दृष्टि से भारत कौन सा प्लेस आ चुका है, ये आपका सेकेंड रैंक आ गया, सेकेंड प्लेस आ चुका है जनसंख्या की दृष्टि। समझ रहे हैं, इस तरह से जनसंख्या क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। समझे कि नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसके बाद का जो टॉपिक है हम लोग को आगे समझना है, वो टॉपिक है, सबसे पहले आप लोग बताइए ये इतना तक क्लियर है कि नहीं, पहले हमको ये बताइए। देखिए आप लोग का ये रहा एनसीईआरटी बुक, इसी से आप लोग को पढ़ना है, अलग कुछ खास नहीं है। ठीक है, इसी से आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। इसके बाद का आपका जो टॉपिक है वो है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व। इसके बाद का टॉपिक क्या है, जनसंख्या घनत्व। बहुत ही आसान है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जनसंख्या घनत्व
क्या है, ठीक है। तो पहले हम हेडिंग लगा देते हैं जनसंख्या घनत्व और इसका हम लिख लेते हैं डेफिनेशन, और डेफिनेशन लिखने के बाद आप लोग को हम समझाते हैं, ठीक है। क्या टॉपिक है, जनसंख्या घनत्व या फिर जनसंख्या का घनत्व, दोनों बात वही होता है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व लिख करके अंडरलाइन डैश, ठीक है। जनसंख्या घनत्व क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और आपका जो जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आपके बुक में भी लिखा हुआ है और इसको आप लोग को याद कर लेना है कि जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला होता है जनसंख्या बट्टा क्षेत्रफल। क्या क्या होता है, जनसंख्या बट्टा क्षेत्रफल, ठीक है। जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे, एक बार पुनः अच्छे से डिटेल में बता देते। देखिए, प्रति किलोमीटर क्षेत्रफल, सपोज करिए 1 किलोमीटर का क्षेत्रफल ले लेते हैं, ठीक है। उसमें निवास करने वाले, उसमें रहने वाले, ठीक है, समझ रहे हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमको जनसंख्या घनत्व निकालना हो तो हम जनसंख्या ऊपर रखेंगे और नीचे क्षेत्रफल रखेंगे और इसको काटेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, जनसंख्या घनत्व। बताइए टॉपिक क्लियर है, जल्दी से बताइए टॉपिक क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक टॉपिक क्लियर है। इस टॉपिक में अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप हो पाया, यस या नो, जल्दी से बताइए टॉपिक क्लियर है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हम ऐसे समझते, एक प्रदेश है, चलिए यहाँ लिखते हैं, एक प्रदेश है, ए प्रदेश है जिसका जनसंख्या जो है यहाँ आपके बुक में अंकित है, क्या है, 1,50,000। ध्यान समझिएगा, 1,50,000 एक प्रदेश है जिसका जनसंख्या अंकित किया गया है, कितना, 1,50,000। और ये जो जनसंख्या है वो 100 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये क्या है, फैला है। तो आपसे हम बोल रहे हैं, बताओ जी जनसंख्या घनत्व क्या होगा। तो सिंपल है, ये 2 0 से 2 0 कट गया तो क्या आया बताइए। यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर 5, फिर 0 0 और कितना जीरो, कितना जीरो बताइए, काट कर बताइए कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1500 आ जाएगा। हाँ 2 0 ज़्यादा काउंट, ज़्यादा जीरो बैठा दिए क्या, हाँ लग तो रहा है 1 2, अच्छा 1 0, सॉरी ज़्यादा हो गया था, ठीक है। तो अगर इसको हम क्या करें, इससे कट गया तो यहाँ कितना बचा, 1500। यानी कि आपका 1500 क्या आया, जनसंख्या घनत्व। 1500 क्या आया, जनसंख्या घनत्व। यानी कि ये जो आपका क्षेत्र था उसमें 1,50,000, 1,50,000 जनसंख्या था और क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल कितना था जी 100, और 2 0 कटा तो कितना हो गया 1,1500। ये क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया जनसंख्या घनत्व। बताइए यहाँ तक क्लियर है, दिक्कत है तो जल्दी से बताइए, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। इसके बाद का हम लोग का जो टॉपिक, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले ली होंगे स्क्रीनशॉट। अब हम इसको रब कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसके बाद का जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहले लिख लेते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक या फिर आप बोलिए घटक, ठीक है। हम समझने का प्रयास करते हैं।
अब जनसंख्या वितरण, जनसंख्या का बंटवारा, जनसंख्या का वितरण, उसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं। और आपको बता दे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाबू ये 5 नंबर एकदम गारंटी, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 नंबर का है। अगर आप इसको समझ गए, कर लिए, अपने शब्दों में अगर आप लिख दिए, अगर याद हुआ तो ठीक, और नहीं तो आप कंसेप्ट को समझ करके अपने शब्दों में लिख दिए तो आपको 5 नंबर कंफर्म मिल ही जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है और आपको ये एग्जाम में 5 मार्क्स कंफर्म दिलाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग टॉपिक समझने का प्रयास करते हैं। क्या है टॉपिक? टॉपिक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब बताइए जनसंख्या को कौन कौन जो है प्रभावित कर सकता है, क्या लगता है आप लोग को? बताइए जल्दी से बताइए, जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? तो देखिए इसको जो है सबसे पहला जो कारक है वो लिखा गया भौगोलिक कारक, और भौगोलिक कारक के अंडर में कई कारक है। तो पहले हम लिखते हैं 1 नंबर में क्या दिया है? भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक। और इसमें भौगोलिक कारक में क्या दिया है? सबसे पहले आपको दिया है जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, समझते हैं? चलिए अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबको पता है कि जीवन के लिए जो अनिवार्य है वो है जल। ठीक है, जीवन के लिए जो अनिवार्य है वो क्या है? जल। समझ रहे हैं? अगर हम कोई भी क्रियाकलाप करते हैं, कोई भी काम करते हैं, खाना बनाना हो या फिर कोई भी काम करना हो, ठीक है, खाना बना रहे या फिर खेती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमको पानी जो है, जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। बताइए होती है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं कि जल जो है हमारे लिए बहुत ही क्या है? बहुत ही जरूरी है, और बोल सकते हैं कि जरूरी, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तो है। तो देखिए जहाँ पर जल की उपलब्धता है, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है, जहाँ पर जल की कमी नहीं है, वहाँ पर आप बताइए जनसंख्या सघन होगा कि विरल होगा? जल्दी से बताइए। जहाँ पर जल की उपलब्धता है, अच्छे जल का साधन है, ठीक है, तो वहाँ पर जनसंख्या विरल होगा कि सघन होगा? अब बोले सर ये विरल क्या होता है? चलिए ध्यान दीजिए, विरल और दूसरा होता है सघन। तो सघन का मतलब होता है भीड़ भाड़, भीड़ भाड़, ठीक है, यानी कि जहां अधिक लोग रह रहे। अब विरल का मतलब होता है कम, विरल का मतलब कम, कम क्या? कम संख्या, कम लोगों की संख्या। तो अब आप बताइए कि जहां पर जल की उपलब्धता है, जहां पर जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जहां पर जल की कमी नहीं है, वहां पर जनसंख्या क्या होगा? वहां पर जनसंख्या सघन होगा। तो भौगोलिक कारक में सबसे पहला कारक है जल की उपलब्धता। तो जल जो जनसंख्या का वितरण है वो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करना पसंद करेगी जहां पर जो जल की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, और ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या कम निवास करना चाहेगी जहां पर जल की उपलब्धता नहीं है। ठीक है, तो वहां पर जनसंख्या क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा। चलिए फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया होगा, हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भू आकृति, यानी भू आकृति, भूमि का आकृति। अब इसको समझते हैं ध्यान से। भू आकृति, अगर आपसे बोल रहे हैं भू आकृति का हम बात कर रहे हैं तो देखिए ध्यान से। सामान्य तौर पर हम लोग जानते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। बढ़िया समझिएगा, हम बोल रहे हैं कि मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी जो क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र? मैदानी क्षेत्र जो है वैसे क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। कैसे क्षेत्र में? मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, और इसी के अगर हम विपरीत बोले, सबसे पहले हम क्या बोले? मैदानी क्षेत्रों में ना, तो बोला है कि विश्व की समस्त मैदानी सभ्यता सघन बसे हुए मिलते हैं। दुनिया का जितना भी मैदानी क्षेत्र है वो सघन बसा हुआ। सघन मतलब जहां पर लोगों का भीड़ भाड़ अधिक है। समझ रहे हैं? यानी कि विश्व का जितना भी मैदानी भाग है वहां पर जनसंख्या आपको कैसा देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलेगा, जल्दी से बताइए, सघन। क्या देखने को मिलेगा जी? सघन, यानी कि अधिक वहां पर जनसंख्या रहते हैं। ठीक है, और इसी के अगर हम विपरीत बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में और पठारी क्षेत्रों में और आपका पथरीली क्षेत्रों में और आपका रेगिस्तानी क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि विश्व की अधिकतम जो जनसंख्या है वो मैदानी क्षेत्रों में निवास कर रही है। ठीक है, और करती है। और क्या बोल रहे हैं कि इसके जस्ट विपरीत
पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, और उसके बाद फिर आपका रेतीली क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो जनसंख्या है वो वहां पर कम निवास करती है। तो बताइए भौगोलिक कारक में आपका भू आकृति क्लियर है। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है जलवायु। जलवायु जलवायु अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लिखा जाता है कि जलवायु जनसंख्या वितरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। कैसे? जहाँ पर उत्तम जलवायु होगा, जहाँ पर रहने योग्य जलवायु होगा, जहाँ पर उत्तम जलवायु होगा, वहाँ पर जनसंख्या का जो जमावड़ा है वो अधिक होगा। ठीक है, और हम लोग के विपरीत यानी हम लोग के रहने लायक अगर वहाँ पर जलवायु उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर जनसंख्या का जमावड़ा जो है वो बिल्कुल ही क्या होगा? कम होगा। अब कैसे सर? अगर हम बोले अत्यधिक ठंडे प्रदेश में पॉसिबल है नहीं, अत्यधिक गर्मी वाले प्रदेश में पॉसिबल है नहीं, तो जो अत्यधिक ठंडा है, अत्यधिक गर्मी है, अंटार्कटिका का क्षेत्र चल जाइए, तो बहुत ज़्यादा ठंडा है और बहुत ज़्यादा कोई ऐसा गर्म है जो हम लोग के लिए उत्तम जलवायु नहीं है, जहाँ पर हम नहीं रह सकते, तो वैसे क्षेत्रों में जनसंख्या का जो जमावड़ा है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। यानी कि मतलब ये हुआ कि जहाँ पर उत्तम जलवायु है, अच्छा जलवायु है, लोगों के रहने योग्य जलवायु है, वहाँ पर जनसंख्या का जमावड़ा अधिक मिलता है। इसके विपरीत जो अच्छा जलवायु नहीं है, जैसे पर्वतीय जैसे हम बोल दें अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंडा, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का जमावड़ा बिल्कुल ही कम मिलता है। ये भी क्लियर हो गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद का जो कारक है, इसके बाद कारक है मृदाएं। ध्यान समझिएगा, मृदाएं इसको बोलते हैं मिट्टी। क्या बोलते हैं? मिट्टी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं अच्छे से। देखिए हम बोल रहे हैं कि जो आपका दोमट मिट्टी होता है, जिसको हम शायद दोमट मिट्टी, जिसको आप क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा बोलते हैं। तो जो जलोढ़ मृदा है, बढ़िया समझिएगा क्या बोल रहे हैं कि जो जलोढ़ मृदाएं हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि मनुष्य जो है मिट्टी के आधार पर अपने कार्य को भी करता है। जैसे कैसे? अगर आपको पता है कि जो नदियों का जो क्षेत्र का अगल बगल का भूमि होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? उपजाऊ होता है। नदियों के क्षेत्र का अगल बगल का जो भूमि होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? उपजाऊ होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो जब मृदाएं उपजाऊ होगी तो वहाँ पर जनसंख्या का जो जमावड़ा है, वहाँ पर मनुष्य जो है अधिक रहना क्या करेंगे? पसंद करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि देखिए अब किसी भी चीज़ का उत्पादन करना है, यानी कोई फसल का उत्पादन करना है, तो जब तक अच्छी किस्म का मिट्टी नहीं रहेगा तब तक आप बताइए क्या उस फसल का उत्पादन होगा? नहीं। और आपको पता है जलोढ़ जो मृदाएं हैं वो फसलों के लिए बहुत ही क्या है? उपजाऊ है, फर्टाइल होता है। समझ रहे हैं? तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ की मृदाएं अच्छी है, जो उपजाऊ है, जहाँ पर फसलें अच्छी होती है, वैसे क्षेत्रों में जनसंख्या का जो जमावड़ा है वो अधिक होता है। ठीक है, और जहाँ की मिट्टी जो फर्टाइल नहीं है, बोल सकते हैं कि उपजाऊ नहीं है, ठीक है, तो वैसे क्षेत्रों में जनसंख्या का जो जमावड़ा है वो बिल्कुल ही कम होता है। ठीक है, ये आपका था भौगोलिक कारक। बताइए इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है तो जरूर पूछिए। अब इसको हम इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इसको हम रब कर लेते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब इसके बाद है हम लोग का आर्थिक कारक। भौगोलिक कारक देख लिए, अब इसके बाद क्या है? आर्थिक कारक। अब आर्थिक कारक में हम क्या क्या समझेंगे? सबसे पहले समझेंगे क्या? खनिज पदार्थों की उपलब्धता। पदार्थों की उपलब्धता। ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग अच्छे से। जिन क्षेत्रों में, ध्यान समझिएगा, जिन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में
जिन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में जो लो अयस्क है खनिज पदार्थ उपलब्ध है, वैसे क्षेत्रों में उद्योग को स्थापित करना काफी आसान होता है। एक बार फिर समझिएगा, जिन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में लो अयस्क खनिज उपलब्ध है, वैसे क्षेत्रों में कोई भी उद्योग को स्थापित करना काफी आसान होता है। बिल्कुल होता है कि नहीं, जल्दी से बताइए। होता है। जैसे यहाँ लिखा है कि पश्चिमी यूरोप के सघन कोयला, लोहा, तांबा, फिर जस्ता आदि मिलता है, जिसके वजह से वहां पर उद्योग का विकास हुआ। जिसके वजह से वहां पर क्या हुआ, पश्चिमी यूरोप में उद्योग का विकास हुआ। क्यों? क्योंकि लोहा, तांबा वहां अधिक मिलता है। तो जब अधिक मिलेगा तो वहां किसका विकास होगा? उद्योग का विकास होगा। अब बताइए, जब उद्योग का विकास होगा तो वहां पर क्या होगा कि जनसंख्या का सघनता क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। यानी कि जब वहाँ उद्योग स्थापित हो जाएगा तो जनसंख्या का सघनता यानी कि वहां पर अधिक लोग रहना पसंद करेंगे। जस्ट इसके विपरीत जहां पर उद्योग क्षेत्र नहीं है वहां पर जनसंख्या कम निवास करती है। ये पहला हो गया आर्थिक कारक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्थिक कारक है हम लोग का नगरीकरण। नगरीकरण, अब नगरीकरण बोलने ही से लगता है क्या कि अच्छी सुविधाएं, अच्छे चिकित्सक, अच्छे टीचर, अच्छे डॉक्टर, वही चिकित्सक को ही डॉक्टर बोलते हैं, अलग नहीं समझना, ठीक है। यानी कि नगरीकरण बोलने ही से लगता है कि लोग नगर की ओर जा रहे हैं, कमाने, रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। अधिकतर केस में गांव में क्या होता है कि लोग जो है रोजगार की तलाश में शहरों में जाते हैं, ठीक है, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, ठीक है, और अदर प्लेस पर जाते हैं रोजगार की तलाश में। हम लोग जैसे स्टूडेंट हैं वो लोग क्या करते हैं, अच्छी शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अदर स्टेट भी चले जाते हैं। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? और क्या होता है, और जो आपका नगरीकरण है ये सुविधाएं देती है, ठीक है ना, रोजगार के अवसर सृजन करती है और वहां पर उद्योग स्थापित होता है। बड़ी बड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि वहां पर लोग आकर के बस जाते हैं और इस तरह से वो क्या हो जाता है, जो महानगर है वहां का जनसंख्या बहुत ही बढ़ जाता है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर क्या है कि नगरीकरण के वजह से वहां पर जनसंख्या का क्या होता है, वृद्धि अधिक होता है। रोजगार की तलाश में, अच्छे शिक्षक की तलाश में, ठीक है, और भी रोजगार की तलाश में हो गया, अच्छे शिक्षक हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, उद्योग स्थापित करने के लिए, और बहुत सारे कारण होते हैं जिसके वजह से लोग गांव से नगर की ओर चल जाते हैं, जिसके वजह से नगर का जनसंख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आर्थिक कारक का अगर हम लोग थर्ड पॉइंट का बात करें तो ध्यान समझेंगे औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, औद्योगिकरण चलिए औद्योगिकरण के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वैसे क्षेत्र देखिए, जो औद्योगिक क्षेत्र है वो रोजगार के अवसर अधिक सृजित करते। फिर से, औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं वे रोजगार के अवसर अत्यधिक सृजित करते। इट मीन्स ये हुआ कि जैसे जहां पर उद्योग स्थापित है तो वहां पर क्या श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगा, मजदूरों को जरूरत पड़ेगा। तो क्या मजदूर कहाँ से लाएगा, दूर बाहर से लाएगा? नहीं, वहां के लोकल मजदूर चलेंगे, ठीक है। तो क्या है कि जो जहां पर औद्योगिक क्षेत्र है, जहां औद्योगिकरण हुआ है, वहां पर क्या होता है कि रोजगार के अवसर अधिक सृजन होते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, जिसकी वजह से एक बड़ी जनसंख्या वहां पर क्या होती है कि रोजगार के तलाश में रहना शुरू कर देती है। बड़ी जनसंख्या जो है रोजगार के तलाश में रहना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। और जो औद्योगिकरण है, औद्योगिक वाला जो क्षेत्र है वहां का जनसंख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद लास्ट हम लोग का सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, जल्दी से लीजिए तो स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, अब हम इसको रब कर लेते हैं। आगे बढ़ें तो इसके बाद जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले लास्ट जो कारक हैं इसका नाम है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं
सांस्कृतिक कारक। अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो भी क्षेत्र जो धार्मिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, कोई भी क्षेत्र जो धार्मिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, वहाँ पर लोग जो है वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर रोजगार का सृजन होता है। कैसे? आप देखिएगा कि बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं उसके अगल बगल कई लोग रहते हैं, और वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे जैसे कुछ कुछ सामान सब बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और जब चूंकि वहाँ पर हमेशा भीड़ भाड़ होते रहता है, जिसकी वजह से उसका कुछ न कुछ बिक्री होते रहा, तो अच्छा खासा बिक्री होता है। हरिद्वार का देख लीजिए और भी कई मंदिर देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो सांस्कृतिक कारक है, सांस्कृतिक कारक में आपका जो मंदिर है ये भी क्या करती है? रोजगार सृजन करती है। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? वो क्या करती है? रोजगार सृजन करती है। ठीक है। तो एक बड़ी जनसंख्या जो है वहां पर निवास करती है। क्लियर है टॉपिक? जल्दी से बताइए। जैसे आप देखिएगा, प्राचीन परंपरा धार्मिक आस्था का जो केंद्र है वहां पर जनसंख्या का जो जमावड़ा है वो क्या है? अधिक। क्लियर हो गया होगा टॉपिक? ठीक है। तो जनसंख्या वितरण घनत्व का सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी कंप्लीट होता है बाबू, और इसको आप बढ़िया से पढ़िए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्जाम में आएगा कितना मार्क्स का? 5 नंबर का। एकदम शिद्दत के साथ मेहनत करिए, एग्जाम में बेटर करिएगा। ठीक है। चलिए इसको हम लोग रब कर लेते हैं। लिख लीजिए आप लोग जल्द से जल्द। लिख लिए? चलिए अब इसको हम मिटा लेते हैं। इसके बाद का हम लोग का जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, जनसंख्या वृद्धि। बताइए, आप लोग को जनसंख्या वृद्धि बता चुके हैं, यस या नो? जल्दी से बताइए, जनसंख्या वृद्धि बताए हैं? जनसंख्या वृद्धि क्या है? क्या बताए थे? जनसंख्या वृद्धि पहले लिख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। बताइए जनसंख्या वृद्धि को हम कैसे बोलेंगे? बताइए। देखिए अभी जस्ट बताए थे, समय के 2 अंतरालों, कोई भी अंतराल ले लीजिए, आप ले लीजिए 2012 से 14 या कोई भी अंतराल ले लीजिए। समय किसी समय के निश्चित 2 अंतरालों के बीच, ठीक है, 2 अंतरालों के बीच क्षेत्र विशेष में होने वाले परिवर्तन। फिर समझिएगा, किसी निश्चित 2 अंतरालों में, ठीक है, क्षेत्र विशेष में होने वाले परिवर्तन, क्षेत्र विशेष में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या क्या बोलते हैं जी? वृद्धि बोलते हैं। जैसे आपके बुक में लिखा है कि भारत की 2001 की जनगणना अनुसार जो है, ध्यान समझिएगा, 2001 के जनगणना अनुसार जो है बताया जा रहा है कि भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 102.70 क्या है? करोड़ थी। ठीक है, 102.70 करोड़ थी। और यही 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या 121.2 करोड़ हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया कि 2 विशेष अंतराल हो गया, 1 से 11, 1 से 11। ठीक है, 1 से 11 ये मेरे पास क्या हो गया? विशेष अंतराल हो गया। तो इसमें जो जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ विशेष क्षेत्र में, या विशेष क्षेत्र क्या? भारत है। तो इसमें जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि। तो आपको पता है कितना का वृद्धि हुआ है? लगभग 18 करोड़। कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ है जी? 18 करोड़। 1 से लेकर के 11 तक जनसंख्या जो है लगभग इसमें 18 करोड़ का परिवर्तन आया है। समझ पा रहे हैं? क्लियर होगा? अब अगर हम एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा। आप लोग से पूछते हैं, बताइए 2011 से लेकर के 2021 तक जनसंख्या में कितना परिवर्तन है? जैसे 1 से लेकर के 11 में 18 करोड़ का परिवर्तन आया। अब आप लोग बताइए 11 से लेकर के 21 तक जनसंख्या में कितना परिवर्तन आया? आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, देख रहे हैं तो आंसर भी करिए। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है। कमेंट में इसका आंसर दीजिए जल्दी से। ठीक है, इसको रब करते हैं और इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। समय के 2 अंतरालों के बीच, समय के 2 अंतरालों के बीच, समय के 2 अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में, एक क्षेत्र विशेष में
एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सर जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल क्लियर है। कमेंट करके बताइए क्लियर है, जल्दी से बताइए। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगर हम लोग आगे बढ़ें तो इसके बाद का जो टॉपिक है जनसंख्या परिवर्तन के घटक, कंपोनेंट बोल सकते हैं। अब लिखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के क्या क्या घटक हो सकते हैं? आखिर क्या कारण हो सकता है कि जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर तीन घटक हो सकता है। क्या क्या? पहला हो सकता है जन्म दर, दूसरा हो सकता है क्या हो गया, इसको क्या इंग्लिश में बोलेंगे, इसको बोलेंगे बर्थ रेट, और इसको क्या बोलेंगे डेथ रेट, यानी कि मृत्यु दर, और इसको क्या बोलेंगे माइग्रेशन, प्रवास। तो इसको याद रखना आप लोग को कि जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि जन्म दर होता क्या है, ठीक है। फिर हम लोग डिटेल से बात करेंगे मृत्यु दर क्या, प्रवास क्या होता है और प्रवास के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। अपकर्ष कारक क्या होता है, प्रतिकर्ष कारक होता है, क्या होता है, हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं। पहले ये क्लियर हुआ? पहले बताइए जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक है? तीन। कौन कौन? जन्म दर, मृत्यु दर और क्या है, जल्दी बताइए। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसी को जान लेते हैं कि जन्म दर होता क्या है, ठीक है ना। ध्यान समझिए, जन्म दर होता क्या है, ठीक है। तो जन्म दर क्या होता है कि प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा, बढ़िया समझिएगा, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या, मरे हुए बच्चे ने, जीवित बच्चे की संख्या, बढ़िया समझिए। प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा क्या हो रहा है कि प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए हुए जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर बोलते हैं, ठीक है। क्या हुआ कि जो है प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जो है जितने भी जीवित बच्चे को स्त्री जो है जीवित बच्चे को जन्म दे रही है, वही क्या है, जन्म दर। क्लियर है जन्म दर? जल्दी से बताइए। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, जन्म दर। आप लोग भी इसको लिखिए, डिफाइन नोट्स करिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा, प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों की संख्या, जीवित बच्चों की संख्या को, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा हो गया किसका, जन्म दर का, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि जन्म दर तो ठीक है बता दिए, मृत्यु दर को कैसे परिभाषित करिएगा, बताइए जल्दी से। मृत्यु दर को आप कैसे परिभाषित करिएगा, बताइए। देखिए क्या लिखा है कि मृत्यु दर किसी
विशेष किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या को किसी वर्ष विशेष में, ध्यान दीजिए, किसी वर्ष विशेष, कोई भी वर्ष ले लीजिए, 2005, 7, 12, 21, 22, 23, 24, 25 कोई भी वर्ष ले लीजिए, ठीक है, कोई भी आप क्या ले लिए, वर्ष ले लिए, ठीक है। प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या, कितने लोगों की मृत्यु हुआ, ठीक है, प्रति 1000 में, उसी को क्या बोलते हैं, मृत्यु दर बोलते हैं। बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट्स करिए, मृत्यु दर, ठीक है, डेथ रेट बोलते हैं इंग्लिश में। लिखते हैं मृत्यु किसी क्षेत्र विशेष, किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या, प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में, और जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। क्या लिखे हैं, ध्यान समझिए, किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या, प्रति 1000 जनसंख्या में किसका बोल रहा, मृतकों की संख्या को क्या बोलते हैं, मृत्यु दर बोलते हैं, डेथ रेट बोलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं प्रवास का, जल्दी से लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक है, जल्दी बताइए, 3, कौन कौन, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो जन्म दर हमने आपको पढ़ा दिया, मृत्यु दर भी बता दिया। अब इसके बाद बचा है क्या, इसके बाद बचा है प्रवास। थर्ड क्या है जी, प्रवास, माइग्रेशन बोलते हैं ना। प्रवास क्या है बताइए, अगर आपसे पूछे प्रवास क्या है तो क्या बोलिएगा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा, बढ़िया समझिए, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा अपने निवास स्थान का, ध्यान समझिए, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान का अस्थायी परिवर्तन को ही हम बोलते हैं प्रवास। फिर समझिए क्या बोले, किसी व्यक्ति या व्यक्ति का समूह, आप या फिर आपके परिवार या फिर पूरा कम्युनिटी, ठीक है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा, बढ़िया समझिए, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा उस स्थान को हमेशा के लिए छोड़ करके चले जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। क्या लिखा है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान का अस्थाई परिवर्तन, कैसा, अस्थाई ने अस्थाई परिवर्तन, हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना, उसको क्या बोलते हैं, प्रवास। क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। बताइए प्रवास क्लियर है। चलिए लिख देते हैं प्रवास का डेफिनेशन, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान का अस्थायी परिवर्तन, निवास स्थान का
अस्थाई अस्थाई परिवर्तन, निवास स्थान का स्थायी परिवर्तन प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है जी? प्रवास कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई दिल्ली छोड़ करके, जैसे कोई झारखंड छोड़कर बिहार चला गया, बिहार से झारखंड आ गया, ठीक है, गुजरात से कहीं और चला गया, तो अस्थायी रूप से अगर वो चला गया तो उसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे प्रवास। और यही जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक थे। कौन कौन बताइए जल्दी से? जन्म दर, दूसरा क्या था? मृत्यु दर, और तीसरा क्या था? प्रवास। बताइए, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बताइए, यहाँ तक सबका टॉपिक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है टॉपिक? कंफ्यूजन है? क्लियर है तो चलिए जल्दी से लिखिए। तो इसको आप लोग लिखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिए होंगे, अब हम इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें आप लोग को 2 टॉपिक और होता है जो कि प्रवास से ही रिलेटेड, 2 नहीं 4 है। उद्गम स्थल क्या होता है, गंतव्य स्थल क्या होता है, फिर आप लोग को इसमें जानना होता है कि प्रवाह एक होता है उत्प्रवास, फिर होता है अप्रवास। तो छोटा छोटा है लेकिन आप लोग को समझना है। ठीक है, देखिए जब लोग पहले समझ लेते, प्रवास तो बता ही दिए हैं, पहले आपको समझना है उद्गम स्थल। पहले आपको समझना है क्या? उद्गम स्थल। उद्गम किसको बोलते हैं बताइए? उद्गम बोलते किसको हैं? उद्गम उसको बोलते हैं जहां से कोई चीज का स्टार्ट होता है, समझ रहे हैं ना? जहां से उस चीज का स्टार्टिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? उद्गम बोलते हैं। ठीक है, तो जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहां लोग गमन करते, ध्यान समझिएगा, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते, फिर से जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और जहां से लोग गमन करते हैं, यानी कि जहां से जो वो छोड़ करके आए हैं, उसी को क्या बोलेंगे? उद्गम स्थल। क्या बोलेंगे? उद्गम स्थल। लिखते हैं, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करते हैं, गमन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर होगा जी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर होना चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वह जहां से लोग गमन करते हैं उसे उद्गम स्थल कहते हैं। उद्गम स्थल कहते। अब आप समझिए हम क्या बोलना चाहें। सपोज करो कोई व्यक्ति जो है वो बिहार को छोड़ करके झारखंड आ गया। सपोज करो कोई व्यक्ति है जो बिहार को छोड़ करके झारखंड आ गया, तो जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और ठीक है बिहार से कहाँ आ गया? झारखंड आ गया, लेकिन जहां से वो गमन किए, जहां से वो निकले, ठीक है, उसी को बोलते हैं उद्गम। क्या बोलते हैं? जहां लोग गमन करते हैं। ठीक है, लिखा है कि तो वह जहां से लोग गमन करते हैं, यानी कि जहां से वो निकले, कहां से निकले? बिहार से, तो वो उसका बिहार का क्या है? उद्गम स्थल है। वो क्या है? उद्गम स्थल। यानी उद्गम स्थल क्या है? कोई व्यक्ति बिहार से झारखंड चला गया तो उसका उद्गम स्थल क्या होगा? तो उसका उद्गम स्थल बिहार होगा। तो छोड़, देखिए निकला कहाँ से? बिहार से नहीं निकला है, समझ रहे ना? बिहार से ही क्या कर रहा है कि प्रवास कर रहा है, कहाँ? झारखंड की तरफ। तो उसका उद्गम स्थल ये हो गया। बताइए क्लियर है उद्गम स्थल? जल्दी बताइए, क्लियर है? बताइए उद्गम स्थल क्लियर है?
अगर आपसे जस्ट ठीक है उद्गम समझ गए, अब हम लोग को समझना है गंतव्य स्थान। गंतव्य स्थान अब समझते हैं, ध्यान समझिए। देखिए जब व्यक्ति जहां से निकला वो तो उद्गम स्थल है, ठीक है, लेकिन जहां जाना था, जहां वो पहुंच गया, वो उसका गंतव्य स्थल है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएं तो ऐसे बोल सकते हैं कोई व्यक्ति बिहार का है, ठीक है, और वो जो है निकला तो वो उद्गम स्थल हुआ, और वो कहाँ पहुंच गया, झारखंड। कहाँ पहुंच गया, झारखंड, तब वो गंतव्य स्थान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जल्दी से बताइए। गंतव्य स्थल। तो बोल सकते हैं कि जिस स्थान में आगमन होता है, ठीक है, जब लोगों का ऐसे बोल सकते हैं कि जब लोगों का उस स्थान पर आगमन होता है, ठीक है, जिस स्थान में आगमन होता है, ऐसे लिखते हैं। इसको बेटर डिफिनेशन कैसे बन सकता है, आप बोल सकते हैं कि जब लोग अपने स्थान पर क्या करते हैं, अपने स्थान पर आगमन करते हैं, जिस स्थान में आगमन करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, जिस स्थान में आगमन करते हैं, आगमन करते हैं, उसे गंतव्य स्थान कहते हैं, ठीक है। तो गंतव्य स्थान यहाँ पर क्या है कि जिस स्थान में आगमन करते, जैसे बिहार से कोई कहाँ आया, झारखंड, तो आया कहाँ, झारखंड, तो उसका गंतव्य स्थान क्या है, तो उसका गंतव्य स्थान क्या होगा, झारखंड होगा। बताइए, क्लियर है, जल्दी से बताइए, क्लियर है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को समझना है, क्या समझना है, आप लोग को समझना है अप्रवास क्या होता है और उत्प्रवास क्या होता है। ध्यान समझिए। चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं अप्रवास। अप्रवास, प्रवास, अप्रवास। पहले इसका हम परिभाषा लिखते हैं, ध्यान समझिए। अप्रवास का परिभाषा क्या होगा, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, नए स्थान पर जाते हैं, उससे अप्रवासी कहते हैं, अप्रवासी। ठीक है, हम क्या बोले कि प्रवासी जो है, जैसे हम बोले कि कोई प्रवासी है जो कि दिल्ली का है, ठीक है, और वो जो है नए स्थान पर चला गया। कहाँ चला गया, सपोज करिए वो मुंबई चला गया। कहाँ चला गया, मुंबई। तो प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं, कहाँ, उसका घर कहाँ था, दिल्ली, अब नया स्थान कहाँ जा रहा है, अब जा रहा है वो मुंबई। तो जो नया स्थल है, ठीक है, उसी को बोलेंगे क्या, उसे अप्रवासी। क्या बोलेंगे, अप्रवासी। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, ठीक है, दिल्ली से कहाँ चला गया, मुंबई, नया स्थल हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, अप्रवास। क्या बोलते हैं, अप्रवास। बताइए, क्लियर है, दिक्कत है, जल्दी बताइए। इसके बाद है, क्लियर होगा, आगे बढ़ते, इसके बाद है उत्प्रवास। उत्प्रवास, इसको भी लिख लेते हैं पहले हम, उत्प्रवास, ठीक है। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, उससे उत्प्रवासी कहते। क्या बोल रहे समझिए, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते। अभी देखिए ना, दिल्ली से बाहर कहाँ चला गया, मुंबई, दिल्ली से कहाँ चला गया, मुंबई। तो प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, दिल्ली से कहाँ चला गया, मुंबई, उसी को क्या बोलते हैं, उत्प्रवासी। ठीक है, तो ये दिल्ली से मुंबई यानी बाहर गया, तो ये क्या है, यहाँ जो दिल्ली का व्यक्ति जो मुंबई गया वो क्या है, वो आपका उत्प्रवासी है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उत्प्रवासी हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक यहाँ आज का टॉपिक जो है कंप्लीट हमने क्लियर किया। अब हम आप लोग के लिए नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक
और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो कि आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा और कमेंट करिए। जो क्वेश्चन दिए थे उसका हमको आंसर चाहिए, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के तक शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।